जय हिंद दोस्तों। आज के ज्योग्राफी के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बिग बैंग थ्योरी। अब तक हमने जितने भी थ्योरीज पढ़ी यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर, उन सब थ्योरीज में से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, दिस इज योर बिग बैंग थ्योरी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी एंड व्हाई दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। इसे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्यों माना गया। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एक प्रीस्ट थे, जॉर्ज लेमेट्रे। ही वॉज नॉट ओनली ए प्रीस्ट, ही वॉज अ फिजिसिस्ट, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ फिलोसफर ऑल्सो। एक प्रीस्ट थे जॉर्ज लेमेट्रे। उन्होंने 1927 के अंदर 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए और उन आर्टिकल्स में इन्होंने लिखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन्होंने 1927 के अंदर ही उन आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया था कि जो गैलेक्सीज जो हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है, हमसे गैलेक्सी दूर जा रही हैं। और उसके ठीक 2 साल के बाद हमारे जो एस्ट्रोनॉमर है एडविन हबल ने, देखिए एडविन हबल एस्ट्रोनॉमी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। आज के ईरा में हम जो हेवनली बॉडीज को देखने के लिए जो टेलीस्कोप्स यूज कर रहे हैं वो जेम्स वेब टेलीस्कोप हैं। आज से पहले के ईरा में जो टेलीस्कोप्स यूज किए जाते थे वो हबल टेलीस्कोप्स ही थे जो हेवनली बॉडीज को देखने के लिए यूज करते थे। तो ये बहुत बड़ा नाम है। 1927 के ठीक 2 साल के बाद 1929 के अंदर एडविन हबल ने अपनी थ्योरीज दी। और वो थ्योरी कौन सी थी? वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स। उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स दी। एडविन हबल ने कहा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये फैल रहा है, ये एक्सपांड कर रहा है। इट मींस, कहने का उनका मतलब था कि मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनिवर्स ये था, दिस इज आवर यूनिवर्स। इमेजिन कीजिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा यूनिवर्स ये था, उसके कुछ समय के बाद हमारा यूनिवर्स फैलकर इतना बड़ा हो गया, उसके कुछ ईयर्स के बाद, कुछ लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद ये यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया, और फिर उसके कुछ सालों के बाद ये यूनिवर्स जो है ये इतना बड़ा हो। एडविन हबल कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है और उस फैलने के कारण सारी जो गैलेक्सीज है ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा यूनिवर्स जो है इस ओर जा रहा है, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। इनके अकॉर्डिंग मानिए अगर ये यूनिवर्स फैल रहा है तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं, अगर मैं इस प्रोसेस को मैं रिवर्स करता हूं तो एक पॉइंट जरूर ऐसा रहा होगा जब ये यूनिवर्स स्मॉल 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 रहा होगा। तो एक पॉइंट जरूर ऐसा रहा होगा जब ये यूनिवर्स जो था ये एक बहुत छोटी सी एक टाइनी बॉल के बराबर रहा। एडविन हबल कहते हैं कि देयर वाज अ टाइम, लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स पहले, लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, जो हम चारों तरफ अब देखते हैं, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था ये एक छोटी सी बॉल था। एक छोटी सी बॉल था, वो बॉल जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, जिसकी इनफाइनाइट डेंसिटी और जिसका एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम था। टेम्परेचर इनफाइनाइट, डेंसिटी इनफाइनाइट और वॉल्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल। जो वॉल्यूम था उसका एक प्रोटॉन से भी छोटा था, ऐसा माना जाता है। ऐसी थ्योरीज हैं कि उस बॉल का वॉल्यूम एक प्रोटॉन से भी छोटा था। अब उस बॉल में अचानक एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड होता है, वो बॉल जो है वो ब्लास्ट होती है, और ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था ये ब्लास्ट कि उस ब्लास्ट के होने के सेकंड के कुछ एक पार्ट में ही पूरे के पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो गई। इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरे सेकंड के कुछ पार्ट में ही पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था उसकी फॉर्मेशन हो गई, और उस ब्लास्ट से एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट रिलीज हुई, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई। देखिए जब ये ब्लास्ट होता है तो टेम्परेचर, इस हीट ने
टेम्परेचर को अचानक बहुत ज्यादा राइज कर दिया। देखिए ब्लास्ट हुआ ना, तो टेम्परेचर देखिए कहां है, 10⁻32 डिग्री से टेम्परेचर उस समय था जिस समय ब्लास्ट हुआ था। और फिर धीरे धीरे रैपिडली ये टेम्परेचर जो था ये धीरे धीरे कम होता चला। लगभग 3 लाख साल के बाद, 3 लाख ईयर के बाद, इस एक्सप्लोडेशन के 3 लाख ईयर के बाद हमारा जो टेम्परेचर था वो यूनिवर्स का 3500 केल्विन था, जो कि लगभग आपका 3200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर था इस बिग बैंग के 3 लाख साल बाद। इस बिग बैंग के ठीक 3 मिनट के बाद यूनिवर्स में पहला एटम पैदा हुआ इस यूनिवर्स के। और आज जो भी कुछ देख रहे हैं, आज जो भी कुछ है हमारे चारों तरफ, वो उसी सिंगल एटम की वजह से है, उस सिंगल टाइनी बॉल की वजह से। एक बार फिर से बता देता हूं, एडविन हबल कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। देखिए, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, पहले इतना बड़ा था, फिर इससे इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, अभी इतना बड़ा है। यूनिवर्स जो है और उससे और बड़ा हो रहा है। यूनिवर्स जो है फैल रहा है, मगर एक टाइम जरूर रहा होगा कि जब यूनिवर्स जो है वो एक टाइनी बॉल रहा, और उस टाइनी बॉल में एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है जिसके कारण पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। और वो वायलेंट एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था, आज भी बिग बैंग का असर स्पेस के अंदर मौजूद है। आज भी गैलेक्सीज जो हैं दूर जाती जा रही हैं एक दूसरे से। दिस इज व्हाट वी कॉल बिग बैंग। अब आइए ये समझते हैं कि क्यों बिग बैंग को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। देखिए, कोई भी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपका सन है, चाहे वो आपके स्टार्स हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो लाइट और एनर्जी जो हम पर आती है, इट कम्स इन विबग्योर, ये आप पढ़ते आए हैं बचपन से, विबग्योर वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब भी कोई लाइट हम पर पड़ती है तो वो 7 कलर्स में मिक्स होकर आती है। हर कलर का अपना एक रेशो होता है, और जो लाइट जो आती है वो हमारी फ्रीक्वेंसीज में आती है इस तरह। अब समझिएगा बात, अगर मान लीजिए कि कोई लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो हमारे घर का बल्ब क्यों ना, अगर एक लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट यहां पर है, एंड दिस इज आई एम स्टैंडिंग, और ये मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं इसके नजदीक खड़ा हूं, तो जब ये लाइट इमिटिंग जो लाइट जो आएगी मुझ पे, ये लाइट आएगी ये शॉर्ट वेवलेंथ में, क्योंकि जो एनर्जी है लाइट की वो मुझ पर ज्यादा गिरेगी, क्योंकि मैं इस लाइट के बिल्कुल नजदीक खड़ा हूं। जो एनर्जी है लाइट की वो मुझ पर ज्यादा गिरेगी नजदीक खड़े होने के कारण। और जो वेवलेंथ जो होगी, ये आपकी कैसी वेवलेंथ होगी, ये आपकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। और अब मैं अपनी पोजीशन चेंज करके यहां से यहां आ रहा, इट मीन्स आई एम नॉट स्टेटिक, मैं मूव कर रहा हूं। पहले मैं यहां था, पहले मैं शॉर्ट वेवलेंथ में था, अब मैं इधर आ रहा हूं, अब ये पोजीशन मेरी धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ रही है। इस कंडीशन में डॉपलर इफेक्ट के कारण जो वेवलेंथ है वो आपकी लॉन्ग वेवलेंथ बनती चली जाएगी। हम जितना लाइट सोर्स से दूर जाएंगे उतनी ही वेवलेंथ जो है हमारी लॉन्ग होती चली जाएगी, बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। इससे लाइट की कलरिंग का जो रेशियो होता है, उस कलरिंग के रेशियो में भी फर्क पड़ता है। देखिए, जब मैं इस लाइट के नजदीक था तो इसमें जो ब्लू कलर था, इस लाइट में जो ब्लू कलर था, वो उस ब्लू कलर का अमाउंट ज्यादा था, ज्यादा होता है जब लाइट के नजदीक होते हैं। जब लाइट हम पर तेज पड़ती है, हीट ज्यादा पड़ती है, तब ब्लू कलर ज्यादा इमिट करती है वो लाइट। और जब मैं इस लाइट के दूर हो गया तो जो इस लाइट की जो रेड कलर जो था, जो इस लाइट की जो रेड शिफ्ट जो थी, वो ज्यादा मुझ पर पड़ेगी। ब्लू कम हो जाएगा, रेड शिफ्ट का जो पोर्शन होगा, लाइट की रेडनेस का जो पोर्शन होगा, वो मुझ पर ज्यादा पड़ेगा। तो यही स्टडी की जेम्स हबल ने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए। जेम्स हबल ने बहुत सी अलग अलग गैलेक्सीज को स्टडी किया और उनसे जो लाइट इमिट हो रही थी उससे स्टडी किया टाइम टू टाइम, और उन्होंने देखा
कि जो गैलेक्सीज से जो लाइट आ रही थी उनमें जो रेड शिफ्ट जो था वो बढ़ रहा था। उनमें से जो रेड शिफ्ट जो था, जो रेड लाइट जो थी वो बढ़ रहा था क्योंकि गैलेक्सीज दूर जा रही थी। अगर लाइट के नजदीक आते हैं तो रेड जो ब्लू शिफ्ट बढ़ता है, और अगर लाइट से दूर जाते हैं तो रेड शिफ्ट बढ़ता है। देखिए जब सन से हमारे ऊपर रेज गिरती है तो ये रेज की कंडीशन कुछ इस तरह की है, क्योंकि सन अभी हमसे दूर जा रहा है इसीलिए, और जब हमारे सन नजदीक आता है तो जो वेव लेंथ जो है छोटी हो जाती है, एनर्जी हम पर ज्यादा गिरती है। तो हबल्स ने इसका सहारा लिया। हबल्स ने बोला कि गैलेक्सीज से जो लाइट शिफ्ट है, रेड लाइट शिफ्ट है, वो ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो गैलेक्सीज जो है ये दूर जाती जा रही हैं एक दूसरे से। दिस वॉज द फर्स्ट प्रूफ दैट हबल्स के। दूसरा प्रूफ वो आया 1964 के अंदर, जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम का इन्वेंशन हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेस के अंदर देखने के काम आता है। हम इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो अब ये है क्या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, समझिए। जब बिग बैंग हुआ तो बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में जो एनर्जी वेव्स जो थी वो प्रोड्यूस हुई थी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज था, जो एनर्जी वेव जो थी प्रोड्यूस हुई थी। 1964 में ये स्पेक्ट्रम इन्वेंट हुआ जिसने यूनिवर्स की स्टडी की, और उस यूनिवर्स की स्टडी के अंदर जो वो एनर्जी वेव्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। जैसे ये देखिए, ये पार्टिकल, दिस इज, देखिए ये रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस रेड पार्ट, ये वही एनर्जी वेव्स हैं। ये चारों तरफ जो ये रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, दीज आर द एनर्जी वेव्स जो हमारे स्पेक्ट्रम ने नोट की थी। दे आर माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड, हम इन्हीं को माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड कहते हैं। जब 1964 के अंदर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की इजाद हुई, स्पेक्ट्रम की इजाद हुई, और जब यूनिवर्स की स्टडी की गई तो हमें यूनिवर्स में आज भी वो हीट वेव्स जो हैं वो दिखाई दी, जो ये शो करती है कि एक समय था जब पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बॉल में सिमटा हुआ था और उसके अंदर एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ था। इस वायलेंट एक्सप्लोजन के कारण ही इतनी लार्ज अमाउंट में हीट निकली, और उस हीट के जो प्रूफ हैं ये आज भी स्पेस के अंदर मौजूद हैं। वो हमारे ढूंढ निकाला इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम ने। तो दीज आर द टू प्रूफ्स दैट शोज दैट बिग बैंग थ्योरी हैड अकर्ड एट द टाइम ऑफ प्लेस। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। एडविन हबल कहते हैं कि देयर वाज अ टाइम कि पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी बॉल था, उस बॉल में एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन से ही पूरा यूनिवर्स बना। कुछ एक सेकंड में यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक 3 मिनट के बाद पहले एटम की फॉर्मेशन हुई। ठीक 3 लाख साल के बाद टेम्परेचर 3500 केल्विन था। उसकी थ्योरी को प्रूव किया रेड शिफ्ट ने और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम ने। आज के लिए इतना ही काफी है। जल्द ही मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।